तो ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स ही कंटिन्यू हो रहा है। उसमें मैंने दो चीजें छुड़वा दी थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्यों छुड़वाई थी? क्योंकि इनके मल्टीपल केसेस होते हैं, करते हैं एक एक करके। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, आईएफआर और डब्ल्यूसीआर, एक एक करके। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक रिजर्व क्रिएट किया हुआ है हमने कि अगर बाई चांस हमने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उनकी वैल्यू फ्लक्चुएट हुई, अगर हमने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं उनकी वैल्यू फ्लक्चुएट हुई, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए हमने एक रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से ऐसा करते हैं। डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉस। तो इसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं, उससे पहले हमें मीनिंग समझ आना चाहिए आईएफआर का। तो मैंने क्या बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से, जैसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस में करते थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स है हमारे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते थे कि हो सकता है कुछ लोग पैसे ना दें, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते थे। ऐसे ही अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो एक प्रूडेंट, एक वाइज अप्रोच मानी जाती है कि आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करो। तो व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? It is a reserve created out of profits. All reserves are created out of profits to safeguard ourselves against the fluctuations in the value of investments. तो हमने एक रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। तो ये फ्री रिजर्व है कि नहीं है, हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के ये समझना होगा। कोई भी रिजर्व फ्री तब होता है अगर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। अब इस केस में मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं हुई, अगर तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं हुई और आपने आईएफआर क्रिएट किया हुआ है, तो वो फ्री है। कह रहा फ्लक्चुएट ही नहीं हुई तो मतलब रिजर्व यूज ही नहीं हुआ। रिजर्व यूज नहीं हुआ इसका मतलब पास्ट में अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पोर्शन आपने सेट असाइड कर लिया था, मतलब पार्टनर्स में कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। एक रिजर्व क्रिएट हुआ जो यूज ही नहीं हुआ, वो रिजर्व तो ओल्ड पार्टनर्स को ही बिलोंग करता है, ओल्ड रेशियो में ही बिलोंग करता है। तो अगर वो यूज नहीं हुआ तो उसको ओल्ड रेशियो में बांट देना चाहिए। अगर यूज हुआ तो जितना यूज हुआ उतना यूज करो, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो बांट दो। और ऐसा हो सकता है कि जितना रिजर्व था वो भी कम पड़ गया और ज्यादा नुकसान हुआ और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट हुई, तो वो केस टू केस वेरी कर सकता है। हम सारे केसेस, ऑल द पॉसिबल केसेस हम कवर करेंगे एक एक करके। तो अभी मैंने बस आपको बताया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मीनिंग। ध्यान से देखना। एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हर जगह सेम रूल्स होंगे। तो एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। चेंज इन पीएसआर का है ये, एबीसी 3:2:1 ओल्ड रेशियो, नाउ दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली 1:1:1। बैलेंस शीट में क्या गिवन था? एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट्स गिवन थी 1 लाख और लाइबिलिटी साइड पे गिवन था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जरूरी नहीं है कि अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आईएफआर होगा ही होगा, अगर होगा तो क्या करेंगे वो सीख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। केस 1 कह रहे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं एसेट साइड पे और लाइबिलिटी साइड पे आईएफआर, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट्स, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं हुई। अगर बैलेंस शीट में ऐसे लिखा होता ना इन्वेस्टमेंट्स के नीचे मार्केट वैल्यू 90,000, तो वो भी इंफॉर्मेशन है कि वैल्यू गिर गई। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा होता कि मार्केट वैल्यू इज दिस मच, चेंज हो गई तो भी गिर गई। तो बैलेंस शीट के अंदर ब्रैकेट्स में लिखा हो या नीचे इंफॉर्मेशन में लिखा हो, एक ही बात है। हमें बस ध्यान से पढ़ना है कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू चेंज हुई या नहीं हुई। तो केस 1 नहीं हुई। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं हुई तो इसका मतलब आपका जो रिजर्व है वो फ्री है, आपका जो रिजर्व है वो फ्री है। फ्री है तो जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व बांटा था वैसे ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। When there is no fluctuation in the value of investments, investment fluctuation reserve will be treated as a free reserve and it will be distributed among the partners in their old profit sharing ratio. तो चेंज इन पीएसआर है,
तो ओल्ड रेशियो 3:2:1। एडमिशन होता तो भी नए पार्टनर का उससे कोई लेना देना नहीं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। केस 1, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। केस 2, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 94,000। आपके पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख थी, आज की डेट में उनकी वैल्यू 94 हो गई है और आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ था। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, 6,000 से गिर गई, आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है 30,000 का, तो आपका रिजर्व 6,000 का यूज हो जाएगा। इसी दिन का तो आप इंतजार कर रहे थे कि आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, अगर बाई चांस कोई नुकसान हुआ तो फिर मैं ये रिजर्व यूज करूंगा। तो जब हम रिजर्व यूज करेंगे तो रिजर्व उतने से कम हो जाएगा, तो रिजर्व कम हो रहा है तो रिजर्व डेबिट होगा। IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। 6,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, 6,000 आपका रिजर्व यूटिलाइज हो गया। अगर आपने रिजर्व क्रिएट नहीं किया होता तो आपका लॉस अराइज होता, तो वो लॉस पार्टनर्स को बेयर करना पड़ता, बट आपने ऑलरेडी रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। तो 6,000 की वैल्यू फ्लक्चुएट हुई तो 6,000 तो हम रिजर्व यूज कर लेंगे। उसके बाद 24,000 फ्री बच गया रिजर्व, तो उस केस में 24,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। केस 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 94,000। तो क्या होगा उस केस में, ध्यान से देखना। Reserve created against investments will be used to adjust the fall in the value of investments. Balance investment fluctuation reserve, if any, will be distributed among the partners in their old profit sharing ratio. तो क्या होगा, ध्यान से देखना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था आपके पास 30,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी 6,000 से, तो उसकी एंट्री होती है IFR अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। तो 6,000 से आपने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम कर दी, बाकी बच गए 24,000। 24,000 का क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक केस करा जहां वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, केस 2 क्या था, वैल्यू गिर गई। केस 1 और केस 2 में IFR, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके। केस 3, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी, इतनी ज्यादा गिरी जितना रिजर्व भी नहीं था। इन्वेस्टमेंट्स कितने की हैं, 1 लाख की, और कह रहे मार्केट वैल्यू है 67,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से गिर गई, 33,000 से गिर गई। कितने से गिर गई, 33,000 से गिर गई। तो अगर 33,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई और आपके पास तो रिजर्व 30 का ही है, तो जितना रिजर्व है पहले तो आप वो यूज कर लोगे, 30,000 का तो आपने रिजर्व यूज कर लिया। जो 3,000 का एडिशनल लॉस हुआ वो कौन बेयर करेगा, वो पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। कैसे बेयर करेंगे, ध्यान से देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रूट होती है। क्या एक स्पेशल अकाउंट क्रिएट होता है, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यू करे जा रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटीज। नॉमिनल अकाउंट होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर कोई लॉस हो रहा है, लॉस कब होगा, लायबिलिटीज बढ़ रही हो या एसेट्स कम हो रहे हो, तो लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या लायबिलिटीज कम हो रही हैं तो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो मैं पर ध्यान क्या रखना है कि एसेट्स और लायबिलिटीज अगर फ्लक्चुएट हो रहे हो और आपके पास उनके लिए कोई रिजर्व नहीं है, तो वो लॉसेस और प्रॉफिट पार्टनर्स को ही एडजस्ट करने पड़ेंगे, बट रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, डायरेक्टली नहीं। तो ध्यान से देखेंगे कैसे होगा। केस 3 इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख की, आज की डेट में उनकी मार्केट वैल्यू है 67,000, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 33,000 से गिर गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 33,000 से गिर गई और हमने कितना रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, 30,000 का, तो 30,000 का रिजर्व तो यूज हो जाएगा। एंट्री क्या होगी, IFR टू इन्वेस्टमेंट 30,000 गॉन। जो 3,000 का एडिशनल लॉस हुआ, जो फॉल है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, वो 3,000 का लॉस कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स। बट किसके थ्रू होगा, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। कैसे होगा, ध्यान से देखिए।
केस 3 इंपॉर्टेंट. If the reserve created against investments is insufficient to meet the fall in the value of investment, the balance will be adjusted against revaluation account. तो fall था 33, reserve था 30, तो reserve was insufficient to meet the fall in the value of investment, तो balance जो 3000 है it will be adjusted against revaluation account. Asset की value गिरी तो loss है आपका, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा. क्या एंट्री पास हुई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30, पूरा रिजर्व गॉन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 3000, तो जो एडिशनल लॉस हुआ 3000 वो रिवैल्यूएशन के थ्रू मीट हो जाएगा. टू इन्वेस्टमेंट्स 33000. अब जो रिवैल्यूएशन में डेबिट आइटम आ गया तो लॉस अराइज हुआ ना, वो लॉस कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स बेयर करेंगे ओल्ड रेशियो में. तो revaluation loss arising out of this will be adjusted among the partners in their old profit sharing ratio. तो revaluation का loss कितना हुआ? 3000 का, but value तो 33000 से गिरी है. कह रहा 30 का तो आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है ना, वो रिजर्व आपने पूरा यूज कर लिया. 3000 का एडिशनल फॉल हुआ, वो रिवैल्यूएशन के थ्रू वो पार्टनर्स बेयर करेंगे. लॉस है तो इसलिए उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में. 3:2:2. केस 1, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट ही नहीं हुई. केस 2, इन्वेस्टमेंट गिरी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी, बट रिजर्व वाज सफिशिएंट, रिजर्व ज्यादा था, फॉल कम था, उसके बाद भी रिजर्व बचा, उसको सेट ऑफ करने के बाद भी वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. केस 3, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी, इतनी ज्यादा गिरी कि रिजर्व कम था, फॉल ज्यादा था, तो रिजर्व वाज इनसफिशिएंट, तो जितना रिजर्व था वो तो यूज हो ही गया. जो बाकी बचा और लॉस हुआ वो रिवैल्यूएशन के थ्रू होगा. केस 4, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई. अब यही केसेस हो सकते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज ही ना हो, या वो गिरे तो इतनी गिरे कि रिजर्व से कम है, एक गिरे तो इतनी गिरे कि रिजर्व से भी ज्यादा गिरे, एक की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई. अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो रिजर्व यूज ही नहीं हुआ, पूरा का पूरा रिजर्व फ्री है, वो तो पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब रिजर्व यूज ही नहीं हुआ, वो पार्टनर्स में पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो. अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही है और उनके अगेंस्ट कोई रिजर्व नहीं है, तो हम उसको किसके थ्रू एडजस्ट करेंगे? रिवैल्यूएशन के थ्रू. अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो थोड़ी ना रिजर्व यूज होगा, रिजर्व तो गिरने पे यूज होगा ना, तो रिजर्व यूज नहीं हुआ, वो तो पूरा बांट दो. कह रहे बढ़ गई तो हमें तो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज्ड वैल्यूज दिखानी होती है कि आज की डेट में एक्चुअल वैल्यू क्या है. कह रहे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो 1,15,000 हो गई, 15,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है. क्या आपने कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करी है या पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये? बोलो, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करी है या पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं? सर पुरानी है, एग्जिस्टिंग है, बैलेंस शीट में आ रही है. कह रहे हैं आपने 1 लाख दिखा रखे, बट आज की डेट में उनकी वैल्यू 1,15,000 है, तो रिवाइज्ड वैल्यू दिखाओ. तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो वो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट्स और लॉसेस ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो 15,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. तो उसकी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो वो जो प्रॉफिट हुआ 15,000 का एडिशनल वैल्यू बढ़ने की वजह से, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट डायरेक्टली नहीं, रिवैल्यूएशन के थ्रू. तो केस 4, मार्केट वैल्यू 1,15,000 है तो आईएफआर यूज ही नहीं हुआ, तो आईएफआर पूरा का पूरा फ्री है, पार्टनर्स में बांट दो. केस 4 में क्या हुआ? If there is an increase in the value of investments, IFR is free for distribution. IFR is free for distribution among the partners. The profit, तो free for distribution उसको तो बांट ही दो. IFR to partners capital account old ratio में distribute हो गया 3:2:1. फिर जो पॉइंट आया, the profit on account of increase in the value of investments will be adjusted through revaluation account. The profit on account of increase in investments will be adjusted through revaluation. Asset की वैल्यू बढ़ी, एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. 15,000 से वैल्यू बढ़ गई तो 15,000 का प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में.
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। केस 4 है IFR, अगर आया तो इनमें से ही कोई केस होगा। तो ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से रीड करना है। IFR है कि नहीं है? अगर IFR है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है या नहीं। क्या करा हमने? ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, at the time of admission, at the time of retirement and death. Same rules. Free reserve will be distributed among the old partners in the old ratio. Any profit or loss arising on account of revaluation will be adjusted among the old partners in the old ratio. ये rule applicable होगा throughout partnership. Change in PSR, admission, retirement, death. Dissolution of firm, उनके rules ही अलग होते हैं, बाकी जगह एप्लीकेबल। ध्यान से देखेंगे, IFR में कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट हो, ध्यान क्या देना कि जो नई वैल्यू है नई बैलेंस शीट में वो आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल केस 1 में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, तो 1 लाख की 1 लाख की 1 लाख नई बैलेंस शीट में आ जाएगी। IFR खत्म, वो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। केस 2 ध्यान से देखेंगे, तो केस 1 में नई बैलेंस शीट में एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट 1 लाख रहेगी, IFR खत्म हो चुका है, नहीं आएगा न्यू बैलेंस शीट में। केस 2 मार्केट वैल्यू इज 94,000, तो जब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट 94 पे दिखाएंगे, IFR खत्म, 6,000 उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स को रिवैल्यू करने में यूज हुआ था, बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, नई बैलेंस शीट में IFR नहीं आएगा। केस 3 में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स एसेट साइड पे 67,000 आएंगी, IFR खत्म हो चुका है, नहीं आएगा। केस 4 में इन्वेस्टमेंट्स 1,15,000 पे आएंगी नई बैलेंस शीट में, IFR खत्म हो चुका है। पॉइंट, जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें इन्वेस्टमेंट रिवाइज्ड वैल्यू पे आएगी। रिजर्व खत्म हो चुका है, रिजर्व एग्जिस्ट ही नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, यूज हो चुका है, नई बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं आएगा। ध्यान रखेंगे।